मेरठ में आयोजित एजुकेशन और बुनकर विकास समिति के संवाद कार्यक्रम में पहुंचे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार पूरी तरह से पूंजीपतियों की गुलाम बन चुकी है। संजय सिंह ने वक्फ कानून को लेकर भी कड़ी आलोचना की और इसे वाहियात और बेकार बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि कैथोलिक चर्च की 17 करोड़ एकड़ जमीन पर आरएसएस और बीजेपी की नजर है। उनके अनुसार अब इस जमीन के साथ साथ मंदिरों और जैन धर्म की संपत्तियों पर भी इनकी नजर है। इनका कानून केवल झगड़े और फसाद फैलाने वाला है और यह संविधान के खिलाफ है। संजय सिंह ने कहा कि उन्होंने आगे कहा कि वक्फ कानून का विरोध होना चाहिए क्योंकि उसका अगला टारगेट चर्च, गुरुद्वारे और मंदिरों की संपत्तियां हो सकती है। संजय सिंह ने बीजेपी पर चंदा चोर होने का आरोप लगाया और कहा कि पार्टी के लोग धर्म के नाम पर धंधा कर रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम कहते हैं गोबर से रोजगार मिलेगा, लेकिन असल में वह अडानी और अंबानी के साथ मिलकर देश को लूट रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी, अमित शाह, अडानी और अंबानी गुजरात से हैं और इन 4 लोगों का गठजोड़ देश की बर्बादी का कारण है। देश के भाईचारे को कोई मिटा नहीं सकता। संजय सिंह ने मोदी सरकार की विदेशी नीतियों पर भी सवाल उठाए, खासकर अमेरिकी टैरिफ पर। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी अमेरिका के सामने नतमस्तक हो गए हैं, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ेगा। मेरठ आए हैं और जैसे कह रहे हैं कि एजुकेशन बुनकर विकास समिति है, क्या इन लोगों की समस्या है? क्या मुद्दे आपको लगता है कि प्रदेश में सभी लोग इस तरीके जो है बुनकर समाज के वो लोग परेशान हैं? देखिए, पहले जो इनको बिजली में छूट मिलती थी वो लगातार कम की गई। जिस तरह की मशीनों की ज़रूरत इनको इस वक्त है, उसमें सब्सिडी की ज़रूरत थी, वो सब्सिडी इनकी ख़त्म की गई। ऐसे तमाम इनके मुद्दे हैं जिस पे मैंने सदन में भी मामला उठाया था। उस वक्त मुझे याद है स्मृति ईरानी जी मंत्री थी और उनसे जाके भी मैं मिला था। उन्होंने भरोसा भी दिलाया था कि इसका कुछ समाधान निकालेंगे। लेकिन कुछ मुद्दे इनके हैं जो राज्य सरकार से जुड़े हैं और कुछ मुद्दे इनके हैं जो केंद्र सरकार से जुड़े हैं। तो अब इस सत्र में तो नहीं, लेकिन अगले जो सदन का जो अगला सत्र होगा उसमें निश्चित रूप से इनका मामला मैं संसद में उठाने का प्रयास करूंगा और इनके बारे में भी पत्र लिखूंगा जो इनके मुद्दे होंगे उसके समाधान आता है। तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं गोबर से रोजगार दे देंगे, तुम्हारे गोबर से हम रोजगार करेंगे, हमारे यूपी का नौजवान, और तुम लूटोगे देश को अडानी के साथ मिलके, बर्बाद करोगे हम लोगों को। यूपी वाले गोबर से रोजगार करने के लिए पैदा हुए हैं, इतने अकलमंद तुम हो गए हो। तो इसलिए इस बात को हमें समझना चाहिए कौन लोग हैं जो देश को लूट रहे हैं। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से, अमित शाह दूसरे राजनीतिक सत्ता पे काबिज गुजरात से, अडानी गुजरात से, अंबानी गुजरात से। उसी गुजरात से बापू थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उसी गुजरात से सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। लेकिन आज 4 लोग हैं, 2 खरीद रहे, 2 बेच रहे। ये चल रहा है इस देश में। जेडीयू और टीडीपी को लेकर क्या कहेंगे? इन्हें रोकना पड़ेगा इस देश के लोगों को मिलकर। मैंने पार्लियामेंट में भी बोला कि सिर्फ 36% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। इस देश के 64% लोग आज भी इसके खिलाफ हैं। और मुझे बहुत प्रसन्नता हुई और अच्छा लगा कि वक्फ बिल के खिलाफ बोलने वाली आवाजें हिंदुओं की थी। 232 वोट में सिर्फ 24 मुसलमानों ने वोट दिया है वक्फ के खिलाफ। 232 में सिर्फ 24, बाकी सारे वोट वक्फ बिल के खिलाफ जो पड़े वो हिंदुओं के पड़े, सिखों के पड़े, ईसाइयों के पड़े। ये इस देश की खूबसूरती है, इसलिए ये देश बचेगा। ये मत सोचिए आप। उसके खिलाफ बोलने वाले नामों में कपिल सिब्बल थे, मनोज झा थे, गौरव गोगोई थे, संजय सिंह थे, त्रुचि सिवा थे, ए राजा थे। इसलिए ये मत सोचिए आप। ये देश तो बचेगा, ये देश हमारा है, 144 करोड़ लोगों का। इस देश की सभ्यता, संस्कृति, भाईचारे को कोई मिटा नहीं सकता। ऐसे टुटपुंजिया कोशिशें होती रहेंगी। लोग अपने रोजगार की चिंता करें, हमारा नौजवान कुछ व्यापार रोजगार कर ले, ये चिंता ना आपको नहीं है। किसान हमारा कुछ गन्ने का उसको मूल्य मिल जाए, उसकी चिंता आपको नहीं है। सिर्फ झगड़े, फसाद, नफरत। तो ये है इनका कानून। इसमें इन्होंने लिखा कि गैर मुस्लिम भी इसका सदस्य बन सकता है। मैंने कहा भाई ये तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के खिलाफ बात है, क्योंकि संविधान की धारा 25 और 26 ये साफ तौर पे कहती है कि अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग
अपनी धार्मिक संपत्तियों का प्रबंधन अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से करेंगे, ये लिखा हुआ है। तो आप बाबा साहब के संविधान से ऊपर हो गए, भारत के संविधान से ऊपर हो गए मोदी और अमित शाह। तो इसलिए हमने इसका विरोध किया और जमकर विरोध किया, और इस देश के सभी लोगों को इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि ये कानून भारत के संविधान के खिलाफ है। और अगला नंबर इसमें मैं फिर दोहरा रहा हूं, चर्चों का आएगा, गुरुद्वारों का आएगा, जैन धर्म की संपत्तियों का आएगा, बौद्ध धर्म की संपत्तियों का आएगा और मंदिरों का आएगा। मंदिरों का तो चंदा चोरी का मैंने खुद खोला था भाजपाइयों का। कितने बड़े चंदा चोर हैं लोग। 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट में 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा है भाजपाइयों ने। अयोध्या का मेयर शामिल था उसमें बीजेपी का। ये बात करेंगे धर्म की। मैंने तो बताया कि आपने डिफेंस की भी जमीन उठा के अडानी को दिया अयोध्या में। कोई बात गलत बोल रहा हो तो बताओ। तुम धर्म को मानने वाले लोग हो, धर्म के नाम पे धंधा करने वाले लोग हो, देश को बर्बादी की कगार पे पहुंचाने वाले लोग हो। से सत्ता का दुरुपयोग किया, जिस प्रकार से वोट बढ़ाए, वोट डिलीट कराए, वोट शिफ्ट कराए, तो 2% का खेल तो अपने इन तमाम कुकर्मों से भाजपा ने किया। लेकिन चुनाव में जीत होती है, हार होती है, तो हम हार को स्वीकार कर रहे हैं और मुकाबला करेंगे इनका। अब बढ़ने लगी फीस बच्चों की, हो रहे हैं ना आंदोलन। पार्कों में 50-50 रुपए कर दिया। हमारे बुजुर्ग जो जाते थे पार्कों में बैठते थे, 50-50 रुपए एंट्री फीस कर दी है पार्कों में। बिजली कट रही है 8-8 घंटे दिल्ली में। तब याद आ रही केजरीवाल की सब। चाइना ने मोदी जी की तारीफ की है, कहा है कि अब ये सही समय है जब दोनों देशों को साथ बैठकर बात करनी चाहिए, जबकि आम आदमी पार्टी आरोप लगाती रही है कि चाइना ने जमीन पर कब्जा कर रखा है। नहीं, हमारा आरोप तो नहीं है, मीडिया वालों ने ही दिखाया है, आप ही लोगों ने दिखाया है। गूगल से मैपिंग करके दिखाया, यहाँ घुसा है चीन वाले। ये खाली मेरा आरोप थोड़ी है, जो सच्चाई है वो यही है कि उन्होंने हमारी जमीनों में घुसपैठ की है, कब्जा किया है चीन। दूसरी बातचीत का कोई कॉन्क्रीट हल निकल के आए, वो ज्यादा जरूरी होता है। आप चीन का राष्ट्रपति आएगा, उसको झूला झूलाने लगते हो अहमदाबाद में बैठ के, काम क्या निकालते हो उससे, वो बताओ ना आप। वो भी दान कर सकता है, कोई हिंदू हो सकता है, कोई मुसलमान हो सकता है, कोई सिख हो सकता है, कोई ईसाई हो सकता है, अपने अपने धर्म के लिए भी दान कर सकता है और दूसरे के धर्म के लिए भी दान कर सकता है। भाई संपत्ति हमारी है, तुम कौन होते हो ये कहने वाले कि आप 5 साल के लिए हिंदू धर्म धार्मिक रीति रिवाजों को मानेंगे तभी आप मंदिरों के लिए दान कर सकते हैं। ये एक वाहियात, बेकार और फालतू का कानून है जो ये लेके आए। दूसरा इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है 6 महीने तक आपको अपनी संपत्तियों के कागज देने पड़ेंगे, वक्फ की संपत्तियों के। अब ये बताइए, इतना बड़ा झूठ वाजपेयी बोल रहे हैं। मुख्तार अब्बास नकवी साहब जब इनके मंत्री थे तो उन्होंने 2019 में एक बयान दिया कि देश भर की सारी वक्फ की संपत्तियां डिजिटाइज हो चुकी हैं, यानी कि उसके कागजात की जांच करके उसको ऑनलाइन किया जा चुका है वामसी पोर्टल पे। आप लोग पत्रकार हैं जानिए, और खास तौर से मैं इस देश के हिंदुओं को कहना चाहता हूं कि आप लोगों के बीच में कितना झूठ बोलने का काम वाजपेयी करते हैं। इनकी असली चेहरे को पहचानिए। जब मैं जेपीसी में था तो एक वकील साहब आए, उन्होंने कागज दिखाया। वो कागज बड़ा मजेदार है। 2020 में भारत की सरकार ने, यानी कि नरेंद्र मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट में शपथ दिया है और कहा है, हुजूर माई बात, देश भर की जितनी भी वक्फ संपत्तियां हैं हमने उसके सारे कागजात चेक कर लिए, उसका सर्वे हो चुका, वो डिजिटाइज हो चुकी और वो ऑनलाइन हो चुकी। फिर क्यों तुम झूठ बोल रहे हो कि तुम्हें कागज चाहिए? झगड़ा कराने के लिए, फसाद कराने के लिए, नफरत फैलाने के लिए, गरीबों का नुकसान करने के लिए? क्या चाहते क्या हो आप लोग? क्या कहेंगे? इन्होंने इस अपराध में इनका साथ दिया है, इस पाप और गुनाह में इनका साथ दिया है, और मौका आने पे जनता इनको जवाब देगी। राष्ट्रीय लोकदल के कुछ लोग इस्तीफा देना शुरू कर दिए हैं, मेरठ से शुरुआत हो चुकी है।
अब उसमें जयंत चौधरी जी से जवाब लीजिए, उनसे पूछिए उनका क्या स्टैंड है, क्या मानना है। अच्छा, मोदी जी को अल्पसंख्यकों की चिंता ज्यादा है, लेकिन बांग्लादेश की, हिंदुस्तान की क्यों नहीं? देखिए ऐसा है, मोदी जी को किसी की चिंता नहीं, आपको गलतफहमी हो सकती है, मुझे कोई गलतफहमी नहीं। मोदी जी को धंधा मिले तो कतर का शेख उनका कुंभ का मेले में बिछड़ा हुआ भाई बन जाता है, ऐसे गले लगाते हैं उसको। मोदी जी को धंधा मिले तो दुबई जाएंगे, कतर जाएंगे, ओमान जाएंगे, मिडिल ईस्ट जाएंगे, सब उनको प्यारे हैं, मस्जिदों में भी जाएंगे, लेकिन हिंदुस्तान की नहीं। यहाँ नफरत फैलाना है, वहां जाके गले लगाना है। इसलिए इन लोगों के लिए धंधा पहले है, धर्म बाद में है। और ना तो इनको हिंदू से प्यार है, ना मुसलमान से प्यार है, ना इस देश से प्यार है, इनको दोस्त से प्यार है। आगे क्या रणनीति रहेगी आपके पास संशोधन के लिए? देखिए बहुत सारे लोग इसमें कोर्ट में भी गए, सुप्रीम कोर्ट में, और मेरा ये मानना है कि एक गैर संवैधानिक बिल है। जैसा मैंने आपको बताया, भारत के संविधान की धारा 26 वो सबको पढ़ना चाहिए, जिसमें सभी धर्म के मानने वाले लोगों को अपनी पूजा अर्चना इबादत प्रेयर करने की स्वतंत्रता है, और सभी धर्म के मानने वाले लोगों को अपनी धार्मिक संपत्तियों के प्रबंधन की आजादी है। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखे गए भारत के संविधान से बढ़कर न तो मोदी है, ना अमित शाह है, ना योगी आदित्यनाथ। क्या स्टैंड रहेगा? आम आदमी पार्टी का कोर्ट जाएगी? अभी देखना आपको बाकी रह गया आम आदमी पार्टी का स्टैंड। जेपीसी में विरोध किया, पार्लियामेंट में भी विरोध किया, आगे और आपस में। अच्छा सर, एक सवाल मैंने, बीजेपी के तमाम नेता आप देखिए तमाम मंचों से कह रहे हैं कि मुस्लिम, जो गरीब मुस्लिम है उनके हक में ये बिल है। जो ठेकेदारी प्रथा चल रही थी, दादागिरी चल रही थी, वक्त की जमीनों पर कह रहे हैं कि वे 11 महीने से नहीं बेची गई, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स। फालतू की बातें ये, मुस्लिमों की चिंता है इनको। दोनों सदन में मैंने बताया तो एक एमपी है इनका, गुलाम अली, वो भी नॉमिनेटेड आया था, बाद में उसको बनाया। शहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी कहाँ है? तो मुसलमानों की चिंता कैसे? ये फालतू की बात है। कह रहे पिछड़े मुसलमानों का हम भला कर रहे हैं। अरे भैया, पिछड़े हिंदुओं का भला करो ना। मैंने तो कहा पिछड़े हिंदुओं का भला करो, दलितों का भला करो, आदिवासियों का भला करो। 80% कमेटियों में आरक्षण दे दो, ट्रस्ट में, कमेटी में आरक्षण दो। दलित जितने भी हिंदू हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े हैं, महिलाएं हैं, दीजिए हिंदुओं के कमेटियों और ट्रस्ट में आरक्षण। क्या दिक्कत है? लेके आइए बिल, अगली बार। अमेरिकी टैरिफ पर कुछ कहना चाहेंगे? भारत से होने वाला निर्यात क्रैश होने जा रहा है। देखिए, मोदी जी अमेरिका के सामने जिस प्रकार से नतमस्तक हैं, उससे भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ेगा। भारत 144 करोड़ लोगों का देश है, बहुत बड़ी मार्केट है यहाँ की। हर देश को व्यापार करना यहाँ उसकी मजबूरी है, वरना उसके सामान बिकेंगे कहाँ? चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो। तो इतना दबने की क्या जरूरत है? अगर वो टैरिफ बढ़ा रहे हैं तो आप भी अपना लाल आंख दिखा के बातचीत कीजिए। आपका तो लाल नीला हरा सब आंख हो रहा था पहले जब विपक्ष में थे। संजय जी, जो दिल्ली के परिणाम आए, हालांकि सवाल अब थोड़ा पुराना है, तो क्या माने, क्या मतलब पार्टी ने विश्वास खो दिया जनता के बीच में? मैं ऐसा नहीं मानता। 43% लोगों ने अभी भी हमें वोट दिया है।